Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student of class 9th, I am Professor Chand Shahzad, the Department of Pakistan Studies. In the previous lecture, we discussed about the Shimla Conference 1925, its results, और इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मुसलमानों को शिमला कॉन्फ्रेंस में बुला के जिसमें भी प्लान जो है वो भी डिस्कस किया गया और उसके मेन पॉइंट्स जो है वो बताए गए कि आइंदा आने वाला जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडियन पॉलिटिकल फोर्सेस की बुनियाद पर। ये दोबारा रिमाइंड करवाने का मकसद मेरा ये है कि जो शिमला कॉन्फ्रेंस और वीवल प्लान के हवाले से एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर एनुअल एग्जाम में आता है, तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल फोर्सेस जिसमें 6 हिंदूज और 6 मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स जो है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद नंबर 3 जो पॉइंट था वो ये था कि गवर्नर जनरल जो है इसको प्रिजाइड करेगा ओवर दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और पहले ये सेंटर में कायम की जाएगी, उसके बाद इसको प्रोविंशियल लेवल पे भी कायम किया जाएगा। सारे के सारे इख्तियारात जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन के और पॉलिटिकल फोर्सेस के हैंड ओवर कर देगी सिपाही कमांडर इन चीफ के। कमांडर इन चीफ का ओहदा जो है वो बरतानिया ने अपने पास रखा और बाकी जितने भी ओहदे थे वो सारे के सारे मुसलमानों को देने का, जितने भी शोबे थे चाहे वो कम्युनिकेशन था, डिफेंस था, ठीक है, कमांडर इन चीफ के अलावा कम्युनिकेशन तमाम के तमाम जितने भी इदारे थे वो सारे के सारे टू दी हैंड ओवर टू द इंडियंस को दे दिए गए। टुडे वी डिस्कस अबाउट द जनरल इलेक्शन 1945-46। 1945-46 में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के और दूसरे जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हुए। उन इलेक्शन में सबसे पहले इसका एस्टिमेट ये था, मैं पढ़ रहा हूँ, आफ्टर द फेलियर ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस जब पेश किया गया तो उसके बाद मतलब वीवल प्लान उसमें जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखा गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब उसके रिजेक्ट होने के बाद जाहिर और डेफिनेट सी बात है कि उसके बाद जितने भी इक़दाम थे वो इलेक्शन के लिए उठाने ज़रूरी थे। अब उसमें ये था कि the political parties in the eyes of the people, which party can run the future of the subcontinent। अब इलेक्शन के ऊपर सबकी नज़र जम गई कि आइंदा आने वाली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होगी जो इस इलेक्शन में कामयाब हो जाएगी, ठीक है, और आइंदा सब कॉन्टिनेंट के सारे मामला को हैंड ओवर उसको कर दिए जाएंगे। all these kind of circumstances, and in order to discover the public trend, the British government announced holding general election 1945-46। It was decided और ये फैसला किया गया that the central and the provincial legislature election would be held in January 1945, यानी कि सेंटर के जनवरी 1945 में, and all political parties of India announced to contest the election। तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया गया कि वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो जनरल इलेक्शन हमारा टॉपिक है, जनरल इलेक्शन 1945-46। इस इलेक्शन का सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपने ये लिखना है कि जनवरी 1945 में ये अनाउंस किए गए, और आप आइंदा जो फ्यूचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, फ्यूचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उसके लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा अफेक्टिव है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं। देन आप इसमें जाहिर सी बात है 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी और दोनों ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था हर हाल में। तो आप मैनिफेस्टोज ऑफ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, आप मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मैनिफेस्टोज क्या थे? मैनिफेस्टोज ऑफ मुस्लिम लीग एंड ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस।
अब कांग्रेस का मौक़िफ़ ये था, मंशूर, मैनिफेस्टो कहते हैं मंशूर को। कांग्रेस का मंशूर ये था कि कांग्रेस ही सब कॉन्टिनेंट की या इंडिया की वाहिद सियासी जमात है जो हिंदूज को और मुस्लिम्स को दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मुस्लिम को किस खाते में रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे थे जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो मुसलमानों के लिए रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर किए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वो शख्सियत हैं जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि मुसलमानों की तादाद सब कॉन्टिनेंट में इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली तकरीबन 30% थी। बाकी सारी जितनी भी तादाद थी वो सारी हिंदूज की थी। तो इसलिए मैनिफेस्टो, इट वाज द मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस दैट साउथ एशिया विल बी लिबरेटेड एज अ सिंगल यूनिट। एशिया एक सिंगल यूनिट लिबरेटेड है, नो स्कीम और पार्टीशन विल बी एक्सेप्टेबल टू देम। और कोई भी ऐसी जो स्कीम है, कोई भी ऐसा जो हालात है वो ऐसा नहीं होगा कि इसकी पार्टीशन करना पॉसिबल होगी। कांग्रेस क्लेम इटसेल्फ टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल कम्युनिटी एंड सेक्शन ऑफ द पीपल लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट। वो ये समझते थे कि जितने भी सेक्शन हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो अनटचेबल अछूत हैं, तो सब के सब जितने भी पॉपुलेशन है उसकी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी सिर्फ एक ही है और वो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा उन्होंने ये कहा दैट द मुस्लिम आल्सो एग्री द व्यू पॉइंट ऑफ कांग्रेस। मुसलमान जो मुस्लिम लीग थी या मुस्लिम जो थे वो भी कांग्रेस के व्यू पॉइंट से एग्री थे। कायद-ए-आज़म अफर्म दैट, अब मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है, जो मंशूर है, वो अब सामने आएगा। कायद-ए-आज़म अफर्म दैट द जनरल इलेक्शन विल प्रूव पब्लिसाइड रिगार्डिंग पाकिस्तान। ये बात इलेक्शन में वाज़ेह हो जाएगी इफ द मुस्लिम स्टूड विद द मुस्लिम लीग। अगर मुसलमान मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या होगा, इट मेंट दैट वांटेड पाकिस्तान। तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अदरवाइज डिमांड ऑफ द सेपरेट होमलैंड शुड बी कंसीडरेटेड टू रिजेक्ट मुस्लिम लीग स्टेप इन द अरेना ऑफ इलेक्शन क्लेमिंग दैट इट वाज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम सबकॉन्टिनेंट। यानी कि कायद-ए-आज़म के अल्फाज में मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात सब कॉन्टिनेंट में इलेक्शन लड़ेगी। और अगर मुसलमानों ने उसमें मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेशन की, अगर उसमें हिस्सा लिया, तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आइंदा जो है इलेक्शन में पाकिस्तान को बनने से कोई भी सियासी जमात या कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। Although there existed some other Muslim parties, yet none of them represented the majority of the Muslim। और भी बहुत सी सियासी जमातें मौजूद थी, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी जमात नहीं थी जो मुसलमानों की मेजॉरिटी अक्सरियत को वाज़ेह कर सके। मुस्लिम लीग वांटेड टू पार्टीशन ऑफ साउथ एशिया इन अकॉर्डिंग विद द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है मुसलमान पाकिस्तान की शक्ल में एक होमलैंड हासिल कर सकें जहाँ पर वो इस्लामिक जितने भी उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं या फंडामेंटल जो उनका स्टेटस है उसको फॉलो कर सकें। So the Muslim could have full authority in area having Muslim majority। इसलिए वो तमाम एरिया जहाँ पर मुसलमानों की तादाद या अक्सरियत ज़्यादा थी, वहाँ पर मुस्लिम लीग या मुसलमानों को ये हक हासिल था कि वो वहाँ पर अपनी हुकूमतें कायम करें। अब इलेक्शन कंपेन क्या थी, इलेक्शन कंपेन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कंपेन सेकेंड आपका हमारा जो है अब कंपेन, इलेक्शन कंपेन, जो कंपेन कहते हैं मुहिम को, मुहिम क्या थी इलेक्शन की, इसके हम लोग हेडिंग्स लिखेंगे। all the political parties launched huge election campaign. Congress wanted to frustrate the Muslim at any cost. Its leader toward the length and reach India। ठीक है, अब कांग्रेस हर हाल में ये चाहती थी कि वो मुसलमानों को बीट करे, मुसलमानों को ये इलेक्शन जीतने ना दे। इसलिए वो ये चाहते थे कि किसी भी हालत में
मुसलमानों को फ्रस्ट्रेट करें, यानी कि मुसलमानों को उनके मौक़िफ़ से हटा दें, ठीक है। और मुस्लिम लीग को किसी भी कीमत पर वो हराना चाहते थे। इट्स लीडर टूवर्ड द लेंथ, यानी कि वो इसके लिए दिलो जान से और आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग को किसी भी हद तक वो इलेक्शन में कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस में इलेक्शन अलायंस, उन्होंने एक इलेक्शन अलायंस बनाई जिसमें यूनियन पार्टी, उसके बाद जमीयतुल उलमा हिंद और अदर मुस्लिम पार्टीज टुक एवरी पॉसिबल स्टेप्स टू क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ द मुस्लिम लीग। उन्होंने तमाम के तमाम जितने भी इनिशिएटिव लिए उन तमाम के तमाम इनिशिएटिव हुए, उन्होंने इस तमाम कोशिशें अपनी तरफ से जद्दोजहद ये की कि मुस्लिम लीग के लिए हर मुमकिन मुश्किल पैदा कर सके ताकि वो इलेक्शन से पीछे हट जाए या उसमें कामयाब ना हो सके। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इसके 2 पॉइंट्स पढ़े इलेक्शन को कहेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने जनरल इलेक्शन के बारे में ये याद रखना है कि ये वाइड इलेक्शन है जिसपे मुसलमानों ने सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड एज वेल एज द प्रोविंशियल असेंबलीज के जो लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए थे उसमें मुसलमानों ने बहुत बाज़ाब्ता तौर पर ये इलेक्शन लड़ा और जितने भी मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में इतनी शोला बयान तकारीर की, एड्रेसेस की है जिसपे मुसलमानों को मोटिवेट करने में कामयाब हो गए। यही वजह थी कि कायद-ए-आज़म का जो ख्वाब था, उन्होंने जो अपनी तरफ से एक ओपिनियन, एक मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया था कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में इस बात को वाज़ेह कर दिया जाएगा, ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगी कि मुस्लिम लीग ये वाहिद नुमाइंदा जमात है जो सब कॉन्टिनेंट के तमाम मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर हिंदुओं का जो मैनिफेस्टो था कि कांग्रेस द इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी हु रिप्रेजेंटेटिव ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, कि वो सब कॉन्टिनेंट के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तो जितने भी क्रीड, कास्ट वगैरह हैं, ये जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन तमाम के तमाम को रिप्रेजेंट कर रही है, वो सिर्फ कांग्रेस की जमात है। तो इस इलेक्शन ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि मुस्लिम लीग जिसको बहुत लाइक ले रही थी कांग्रेस, वो मुस्लिम लीग बहुत नुमायां सीटों से उन्होंने कामयाबी हासिल की। यानी कि आप ये समझ लें कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में जितनी भी सीटों पर मुसलमान इलेक्शन लड़े, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में तमाम की तमाम सीटें मुसलमानों ने हासिल की। इसके अलावा प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए जो इलेक्शन लड़े गए उसमें मुसलमानों ने, जिसमें KPK था और सेलत के जो कुछ इलाके थे बांग्लादेश के, उसमें मुसलमानों को नाकामी हुई। इसके अलावा तमाम, यानी आप ये याद रखिएगा कि राउंड अबाउट 495-96 टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी, जिसपे 446 सीट्स मुसलमानों ने जीती थी सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज को मिला के। यानी कि अगर इसको परसेंटेज के हवाले से हम लोग डिस्कस करें तो मोर देन 85% जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो मुसलमानों ने जीत ली। इसलिए मुसलमानों को ये पूरा हक हासिल हो गया कि वो सब कॉन्टिनेंट में अपनी हुकूमत कायम कर सके। एंड इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द मुस्लिम, ठीक है, टू डिमांड फॉर देयर सेपरेट होमलैंड, कि वो अपने सेपरेट होमलैंड के लिए डिमांड करें। अब यही हुआ कि इलेक्शन के बाद जब मुसलमानों को एक वाज़ेह नुमाइंदगी हासिल हो गई, इलेक्शन में कामयाब हो गए, कामयाब होने के बाद उन्होंने सेपरेट होमलैंड को डिमांड किया। उन्होंने ये कहा कि हमें अलग रियासत बनानी है। यानी कि जो 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी इलाहाबाद एड्रेस में वाज़ेह किया था, एक डायरेक्शन दी थी कि इंडिया के जो वो एरियाज हैं जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं, जिसमें उनका इशारा KPK की तरफ था, सिंध की तरफ था, बलूचिस्तान की तरफ था, ठीक है, बांग्लादेश की तरफ था, ठीक है, पंजाब की तरफ था, वेयर द मुस्लिम वर लिविंग इन मेजॉरिटी। तो वहाँ वो उन तमाम एरियाज को इकट्ठा करके एक अलग इस्लामी रियासत कायम कर दी जाए। और यही एक वाहिद सोल्यूशन है, यही एक वाहिद हल है सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि अगर मुस्लिम और हिंदूज दोनों इकट्ठे रहेंगे तो आने वाले वक्त में इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो इस मैनिफेस्टो को इलेक्शन 1945-46 में जो कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो था और मुस्लिम लीग का एक मैनिफेस्टो था, फिर कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पहले तो उन्होंने तमाम के तमाम पार्टीज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू फ्रस्ट्रेट द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को फ्रस्ट्रेट किया। फ्रस्ट्रेट करने के बाद जब बात न बनी तो उन्होंने उलमा इकराम और बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने साथ मिला लिया
تو ان تمام کے تمام یعنی کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ الیکشن کے جو مین پوائنٹس ہیں یعنی کہ یہاں پر 1 2 3 4 5 پوائنٹس ہیں، ہم 4 5 میں آپ کو ہیڈنگ بنواؤں گا اور وہ ہیڈنگ آپ نے الیکشن 1945-46 کے جو الیکشن کمپین ہے اس میں آپ نے ضرور مینشن کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہم لوگ ترتیب سے چلے آ رہے ہیں، رجسٹریشن پلان، پھر اس کے بعد پیپل پلان کے بعد پھر الیکشن کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ اس کے ریزلٹس کے حوالے سے بات کریں گے، اور ریزلٹس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ لیجسلیچر کنونشن 1945-46 جو ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو آپ کے اہم ٹاپک آ رہے ہیں اس میں کیبنٹ مشن پلان اور تھرڈ جن پلان جو ہے، دیز آر ویری امپورٹنٹ ٹاپک، ٹھیک ہے، جو کہ ہر سال کسی نہ کسی اینگل سے لانگ کویسچن میں کیبنٹ مشن پلان اور تھرڈ جن پلان ان میں سے ایک ٹاپک لازمی آتا ہے چیپٹر نمبر 2 میں سے۔ تو آپ لوگوں نے فرسٹ آف آل اس میں اگر جنرل الیکشن آئے گا تو ہم لوگوں نے اس کو شروع کرنا ہے یہاں سے، جنرل الیکشن 1945-46 اس کے انٹروڈکشن کو لکھیں گے، پھر مینیفیسٹو دونوں لکھیں گے۔ اس میں آپ نے مسلم لیگ کا مینیفیسٹو الگ سے لکھنا ہے اور کانگریس کا مینیفیسٹو الگ سے لکھنا ہے، یعنی کہ کانگریس کا منشور کیا ہے، مسلم لیگ کا منشور کیا ہے، پھر اس کے بعد جو الیکشن کمپین میں آپ لوگ جب 5 پوائنٹس ہیڈنگز بنا کے لکھیں گے، پھر اس کے بعد ریزلٹس لکھیں گے، تو یہاں پر الیکشن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور الیکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے یعنی کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے الیکشن 1945-46 کا، جس میں آپ کا ایک پورا لانگ کویسچن اس میں آ جائے گا۔ اس میں کوئی بھی ایسا عذر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا وجہ نہیں ہے کہ یہ کسی بھی لحاظ سے لانگ کویسچن کے طور پہ نہیں آ سکتا، یہ لانگ کویسچن کے طور پہ بھی آ سکتا ہے۔ الیکشن کمپین کے 3 مین پوائنٹس کے بارے میں بھی آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو بیٹا آپ نے جنرل الیکشن 1945-46 کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور ایکسپلین کرنا ہے۔ تو الیکشن اور کمپین انشاءاللہ ہم لوگ کمپین والا تھوڑا سا لمبا ٹاپک تھا، اس لیے میں نے اس لیکچر میں اس کو کمپلیٹ نہیں کیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ کمپین کو اور ریزلٹس کو اکٹھا نیکسٹ لیکچر پہ ایکسپلین کریں گے۔ اللہ حافظ۔ کوئی چیز بھی سمجھ نہ آئے تو آپ وہاں لائیو کلاسز پر سے پوچھ لیا کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔